भाई लल्लन, वैसे महाराज ने आज हमें बुलाया है और किस कारण के बुलाया होगा। वह बता रहे थे कि हमें कुछ उच्च पद देने वाले हैं। हाँ भाई राकेश, कहते तो सही हो। वैसे मेरे मन में जो आ रहा है वह बता दूं। मुझे लगता है ना, आज हमारे जो कार्य देखते हैं महाराज, उसको देखकर उन्हें ऐसा लगता है ना कि मैं जानता हूँ कि वह सोचते होंगे कि मैं उन्हें उच्च पद दे दूं, इसलिए महाराज ने मुझे बुलाया है। हाँ, बुलाया तो महाराज ने मुझे भी है, लेकिन किस कारण के बुलाया है ये मुझे नहीं पता है। वैसे भी हम लोग तो अपने यार हैं, तो जो भी पद मिलेगा कभी भी हमें अभिमान नहीं करना। हाँ, अभिमान अभिमान मित्रता में तो कलंक है, इसलिए मैं कभी भी अहंकार नहीं करूँगा। और महाराज जो भी हमें पद देंगे उसको हम पूर्ण स्वेच्छा के संग निर्वाह करेंगे। हाँ, वैसे तो ठीक ही है। वैसे महाराज के पास हमें चलना चाहिए। लल्लन और राकेश दोनों बहुत ही ज्यादा परम मित्र होते हैं। वह एक दूसरे के संग रहा करते थे, एक दूसरे के संग खाया पिया करते थे। आज महाराज की सभा में इन्हें बुलाया गया है और महाराज इन्हें कुछ उच्च पद देना चाहते हैं। और देने के पश्चात महाराज जानना चाहते हैं कि इन दोनों में योग्य कौन है। ऐसा इन महाराज ने निर्णय बनाया है। जब ये महाराज की सभा में पहुंचे, महाराज, आपने जैसा हमें बताया था उसी के अनुसार हम प्रातःकाल होते ही आपके दरबार में हाजिर हो गए हैं। बताइए किस कारण के लिए हमें बुलाया गया है। अरे लल्लन और राकेश, तुम हमारे महल के बहुत ही अच्छे पहरेदार रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुमने अपनी ईमानदारी का बहुत ही ज्यादा रूप दिखाया है। इसलिए मैं तुम दोनों से पूछना चाहता हूँ कि मैं तुम दोनों को ऐसे कौन से उच्च पद दूं जिससे तुम संतुष्ट हो सको। अरे महाराज, मैं तो बस इस महल की सफाई करना चाहता हूँ। अरे तो महाराज, मैं चाहूंगा कि आप जो भी मुझे इच्छा के अनुसार देंगे वह मैं स्वीकार कर लूंगा। इसलिए आप अपनी इच्छा के अनुसार ही मुझे पद दीजिए कि मुझे किस पद पर रहना चाहिए। वैसे राकेश, तुम हो तो बहुत ही ज़्यादा चतुर, लेकिन मैं क्या बताता हूँ कि तुम्हें हमारे मंत्री के सलाहकार होना चाहिए। इसलिए सलाहकार होने के कारण आज हम तुम्हें मंत्री के सलाहकार बनाते हैं। और सुनो ललन, जैसा तुमने कहा है कि महलों की सफाई करोगे, तो ठीक से महलों की सफाई करना। और सफाई करने के पश्चात जो भी तुम्हारी पगार बनेगी वह हर महीने तुम्हें मिल जाएगी। जो आज्ञा महाराज, आप जो कहें वह तो सिर आंखों पर है, इसलिए आप तनिक सा भी मुझसे चिंता न करें। लल्लन और राकेश को जब दोनों पदवी मिल गई, जब ये दोनों आपस में बातें करते हुए जा रहे होते हैं अपने घर। वैसे ललन, तुम्हें तो बहुत ही कम पद मिला हुआ है। देखो ना, तुम्हें तो केवल साफ सफाई ही करनी है, मुझे तो सलाहकार बनाया गया है। अरे हम तो परम मित्र हैं, इसलिए कभी भी हमें एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए, कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। अरे अहंकार तो उसे आता है जिसे ऊंच नीच का फर्क पता चले। हम तो बचपन के लंगोटी यार हैं, फिर हम में कैसा मतभेद हो सकता है। लल्लन और राकेश अपने अपने घर चले जाते हैं। प्रातः काल होते ही अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। लल्लन महलों की सफाई करने लग जाता है, वहीं राकेश सलाहकार के स्वरूप में महाराज के संग ही बैठने लगा। अब दिन पर दिन ऐसा दिन आने लगा कि राकेश और लल्लन एक दूसरे से अलग होने लगे।
अलग होने के कारण एक बार मार्ग में लल्लन खड़ा हुआ था और लल्लन खड़े होने के कारण राकेश कहीं जा रहा था, वो भी किसी रथ पर बैठकर। यह देखकर लल्लन ने राकेश को आवाज लगाई, अरे भाई राकेश, कहाँ जा रहे हो? अरे मैं तुमसे बात अभी नहीं कर सकता हूँ, मैं राजकाज के लिए जा रहा हूँ। और वैसे भी तुम तो सफाई कर्मचारी हो, तो वैसी ही सेवा करते रहो। मुझसे यह बात मत पूछा करो, क्योंकि यह राजसी मामला है और राष्ट्रीय मामले पर किसी सफाई कर्मचारी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी बात सुनकर लल्लन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। परेशान होने के कारण वह बहुत ही ज्यादा नाराज होकर रात्रि होते ही अपने घर चला जाता है। प्रातःकाल होती है और फिर से वह आता है। तब वह देखता है कि राकेश का रूप तो दिन पर दिन बदलता ही जा रहा है। राकेश के ऐसे रूप को देखकर एक बार राजा की सलाह पर लल्लन ने राकेश को एक घाट के पास बुलाया और कहा, मित्र, मैंने जैसे आपसे कहा था वैसा तुमने नहीं किया, कैसा बताओ? अरे मैंने सोचा था कि तुम मेरे इतने परम मित्र हो कि कभी भी तुम अपना रुख नहीं बदलोगे, फिर तुमने तो अपना रुख बदल लिया। कौन सा रुख? मैंने तो कभी अपना रुख नहीं बदला। फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? अरे देखो ना, कल तुम जा रहे थे तो तुमने मुझसे क्या कहा था? अरे राजसी काज में थोड़ा सिर दर्द होता है, इसलिए मैंने कह दिया था। और वैसे तुम बताओ, तुम्हारी कैसा पगार मिल रही है? अरे 2-4 आने मिल जाते हैं। और वैसे तुम्हें? अरे मैं तो सलाहकार हूँ, मुझे तो 100 आने मिल ही जाते हैं। अच्छा, तो इस 100 आने का क्या करोगे? अरे 100 आने का क्या करूँगा, बड़ा बड़ा व्यापार करूँगा। और राजकाज में तो मैं लगा ही हुआ हूँ, राजसी खजाने पर भी मेरा अधिकार हो जाएगा। कभी कभी तो मैं राजसी खजाने में जाकर कुछ ना कुछ राजा जो भी मुझे देंगे वह मैं लेकर आ जाऊंगा, जिससे मैं बहुत ही ज्यादा धनवान हो जाऊंगा। अच्छा, तो मुझे कभी मत भूल जाना। अरे तुम्हें क्यों भूलूंगा? जैसे तुम राजमहलों में सफाई कर्मचारी का कार्य करते हो, वैसे तुम मेरे व्यापार में भी सफाई कर्मचारी का कार्य करना। अरे सफाई कर्मचारी का कार्य मैं क्यों करूँगा? अरे तुम्हें तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सफाई कर्मचारी कार्य तुम्हें बहुत ही निपुणता के संग आता है, इसलिए तुम्हें सफाई कर्मचारी का कार्य बहुत अच्छा रहेगा। अरे तुम मेरे मित्र हो या दुश्मन? कैसी बातें कर रहे हो? मित्रता तो आपस की बराबर होती है। फिर जब तुम बड़े व्यापारी बन जाओगे तो मुझे क्या, तुम केवल सफाई कर्मचारी ही रहने दोगे? अरे तुम्हारे युग जो था तभी तो तुमने राजमहल में जाकर सफाई का कार्य बताया। ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस जानता हूँ कि तुम मेरे संग छल कर रहे हो। अरे कुछ नहीं छल कर रहा हूँ। ऐसा दोनों में मतभेद होता है और मतभेद इतना छिड़ जाता है, अंत में आकर वह कहते हैं, अगर तुम मुझे कर्मचारी बनाओगे तो फिर सोच लेना, मैं तुम्हारा व्यापार पूरा का पूरा बर्बाद कर दूंगा। तुम मेरा व्यापार बर्बाद करोगे तो ऐसा ही सही। राकेश ने लल्लन को धक्का दिया और धक्का देते ही वह नदी में गिर गया और डूबने लगा। ऐसा देखकर राकेश ने सोचा, अरे कहीं ये मर गया ना तो मेरे ऊपर तो बहुत ही ज्यादा दंडनीय कार्य हो जाएगा, इसलिए इसके मरने से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा, इसलिए मुझे निकलना चाहिए। जब बचते बचाते हुए लल्लन नदी के किनारे आकर आता है
तब वह सोचता है, बताओ राकेश ने मेरे संग छल किया और इतना बड़ा छल कर कर वह मुझे छोड़कर चला गया। बहते हुए पानी में मैं कहीं पर भी जा सकता था, फिर उसने इतना बड़ा छल किया, अब तो मैं उससे बदला लेकर ही रहूंगा। जब वह पूरे शहर में ढूंढता है, राकेश का कुछ नहीं पता चलता है, क्योंकि राकेश को पहले से ही पता चल चुका था कि अगर लल्लन की दृष्टि में राकेश आया तो उस सदैव के लिए कारागार हो सकता है, क्योंकि उसने किसी को मारने का प्रयास किया। जब ऐसा ढूंढते हुए बहुत से वर्ष बीत जाते हैं। 20 वर्ष बीतने के पश्चात लल्लन यह कार्य जारी रखता है। राकेश का पता पूछते पूछते एक बार वह एक बाबा की कुटिया के पास पहुंचता है। बाबा ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। बाबा को देखकर सभी लोग यही कहते थे कि इनकी कही हुई वाणी कभी भी मिथ्या नहीं होती है। हाँ, बताओ तुम्हारा क्या काम है? वैसे तुम्हें देखकर लगता है तुम आज से लेकर अगले 6 महीने तक तुम देखना लखपति बन जाओगे। अच्छा, तुम्हारे पास कौन सी पीड़ा है? अरे बाबा जी बताइए कौन सी पीड़ा है? अरे मुझे तुम्हें देखकर लगता है ना कि तुम भी अपनी लखपति बनने के सपने देखने शुरू कर दो। ऐसा बाबा के मुख से सुनकर जब लल्लन पास में ही जाता है और बाबा से पूछता है, बाबा जी आप जरा मेरा भविष्य लेकर बताइए। बाबा ने लल्लन को देखा तब वह बहुत ही ज्यादा चौंकने लगे और सोचने लगे, यह शकल तो जानी पहचानी सी लगती है। अरे फिर भी देखता हूँ। जब उन्होंने देखा यह तो लल्लन है, तब उन्हें पूरी अपनी बीती हुई कल के बारे में पता चल गया। दरअसल बात यह होती है, जो बाबा जी के रूप में बैठे हुए हैं यह कोई बाबा नहीं अपितु राकेश ही है। लेकिन 20 वर्षों में इसने ऐसा व्यापार शुरू किया जिससे पूरी जगह जगह पर इसका नाम प्रसिद्ध हो गया। इसी के कारण यह बाबा के रूप में आज पकड़ा गया। पकड़ते पकड़ते वह लल्लन से कहता है, वैसे ललन, तुम जो ढूंढ रहे हो वह तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें जो ढूंढना चाहिए वह तुम ढूंढ ही नहीं रहे हो। अब तो तुम अपना समय ही ढूंढो। क्यों नहीं तुम जानते हो कि तुम अपने घर गृहस्थी में रहा करो, और जिस खोज के लिए तुम आए हो वह अब तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। अरे बाबा जी आप बहुत ही सच्चे हैं। मैं किसकी खोज कर रहा हूँ तनिक आप बताएंगे? तुम राकेश नाम के व्यक्ति की खोज कर रहे हो? हाँ, राकेश नाम के व्यक्ति की खोज कर रहा हूँ। फिर मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि अब वह नहीं मिल पाएगा। क्यों? वह तो मारा जा चुका है। अच्छा, तो अब बताइए मुझे क्या करना चाहिए? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि तुम्हें उसकी जो खोज है वह कम कर देनी चाहिए, और यहाँ से जाकर तुम्हें अपने घर पर रहना चाहिए। और सुनो, उत्तर दिशा की ओर कभी मत आना। क्यों? क्योंकि उत्तर दिशा की ओर आओगे तो तुम्हारे लिए खतरा ही खतरा होगा। अच्छा, खतरा इस बात का है, मैं अपनी भविष्यवाणी और ज्योतिष के अनुसार देख रहा हूँ कि उत्तर दिशा तुम्हारे अनुकूल नहीं है। तो बाबा जी ऐसा ही सही। लल्लन वहां से चला जाता है। लल्लन के जाने के पश्चात राकेश सोचता है, आज तो इस झंझट से मुक्ति मिल गई। अब मैं बाबा का भेष छोड़कर अपने फिर से नए जीवन की शुरुआत करूंगा, और नए जीवन की शुरुआत करते हुए इस देश से बहुत ही ज्यादा दूर चला जाऊंगा, क्योंकि दूर जाने में ही हमारी भलाई है। ऐसा सोचकर वह वहां से निकल जाता है।
राकेश अपने यहाँ से निकलकर एक राज्य में पहुँचता है। राज्य में पहुँचने के पश्चात वह देखता है कि वहाँ पर कुछ भीड़ हो रखी है और उस भीड़ में जाकर राकेश ने पूछा, वैसे यहाँ पर भीड़ क्यों हो रही? अरे कुछ भीड़ नहीं होती रही है। रात्रि के समय राजमहल में स्वयं ही चोरी हो जाती है और किसी को पता नहीं चलता है वह चोर कहाँ से आता है, क्या लेता है और कैसे वहां से चला जाता है। अच्छा, तो इस विषय में राजा ने क्या बताया है? अरे राजा ने बस यही बताया है कि जो भी उस चोर का पता बताएगा तो उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। अगर वह 100 स्वर्ण मुद्राएं लेगा, साथ ही उसे राज्य में राज दरबार में मुख्य उपाधि दे दी जाएगी, जिससे वह राज्य में अपना कार्य कर सकेगा। अच्छा, तो राज्य में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा? बस कुछ नहीं, राजा के पास जाकर अपनी सलाह बताइए कि मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा, बस आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। अच्छा, राकेश अपनी इस बुद्धि से सोचने लगा, अगर एक बार इस राज्य में ठहरने का मौका मिल गया, फिर मुझे इस राज्य से कोई नहीं निकाल सकता है और यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा कि मैं राजा से जाकर सलाह कर लूं, क्योंकि राजा से सलाह करने में मेरी बहुत ही ज़्यादा भलाई होगी। ऐसा कहते हुए राकेश उसी राज्य के राजा के पास जाता है और राजा से जाकर कहता है, राजन, आपके राज्य में बहुत बड़ी समस्या आ गई है। मैंने सुना है कि आपके राज्य से खजाने में से कोई चोरी कर ले जाता है और चोरी करने के पश्चात उसका पता भी नहीं चलता है। हाँ, एकदम तुमने सही सुना। और यह भी सुना होगा कि अगर उस चोर का पता जो भी बताएगा तो वह मेरे इस राज्य में मुख्य उच्च उपाधि के संग मैं उसे इस राज्य में कार्य करने के लिए दे दूंगा। हाँ महाराज, मैं बाहर से सुनकर आ रहा हूँ। तो महाराज, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप मुझे 24 घंटे का समय दीजिए, मैं उस चोर को पता लगाकर लेकर आऊँगा। क्या सच में तुम 24 घंटे के अंदर उस चोर का पता कर लोगे? हाँ महाराज, लेकिन आपके महल में मुझे ठहरने के लिए कुछ वक्त चाहिए। तो वक्त दिया जाता है तुम्हें 24 घंटों का। 24 घंटे के अंदर तुमने उस चोर का पता कर लिया तो मैं तुम्हें जो चाहोगे वही कर दूंगा और जिस उपाधि को तुम मांगोगे वह उपाधि मैं तुम्हें दे दूंगा। महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैंने कह दिया सो कह दिया। ऐसा कहकर राकेश ने रात्रि के समय पहरेदारों के संग देखा कि वहां पर कोई चोर आ तो नहीं रहा है। पूरी रात्रि राकेश ने देखा कि वहां पर कोई नहीं आया। जब रात्रि निकल गई, प्रातःकाल हो चुकी है, कोई भी यहाँ से आया न गया और राजा ने कहा है कि उस चोर का पता करना। इतने में राजा आते हैं और कहते हैं, वैसे राकेश, तुमने बताया था कि 24 घंटे में तुम बता दोगे, तुमने 6 घंटे बिता दिए हैं, इसलिए याद रखना, मैंने जो तुम्हें वचन दिया मैं तो निभाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी निभाना पड़ेगा। इसलिए इतना सोच लेना कि मैं उस चोर का पता करने के लिए तुम पर ही निर्भर हूँ। हाँ महाराज, निर्भर रहिए और कभी भी मैं आशा को निराशा में नहीं बदलूंगा।
बदलूंगा। वैसे महाराज, आज आपके राज खजाने में कुछ तो चोरी नहीं हुई? अरे, चोरी की बात करते हो? पूरा का पूरा संदूक ही गायब हो गया है और उसमें से कुछ भी नहीं बचा है। अच्छा महाराज, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये चोरी कहीं बाहर वाले नहीं, घर वाले लोग ही कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे समझा देता हूँ कि इस विषय में आप किसी को न बताएं। ऐसा कहते हुए राकेश अपने जिस स्थान पर ठहरा हुआ होता है उस स्थान पर जाता है और कहता है, रात्रि में तो मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मैंने पहरा दिया, कहीं पर भी कोई चोर का पता नहीं चला। इसलिए निंदिया रानी अब तो आ जाओ, क्योंकि अब मुझे विश्राम करना पड़ेगा। निंदिया रानी आ जाओ, क्योंकि चोर का पता भी तो लगाना है। ऐसे पीछे से राजा की बहन सुन रही होती है जिसका नाम नंदिनी होता है। नंदिनी ने यह बात सुनी तो वह तो घबरा गई और कहने लगी, अरे मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने बड़े जानकार हैं और सब बड़े से बड़े चोर को भी आप ढूंढ निकालेंगे। तनिक सा भी राजा से मत कहना। राकेश ने सोचा, कैसी बातें कर रही हैं, यह तो एक राज्य परिवार की लगती हैं, फिर ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? अरे भाई, मैं सच सच बताती हूँ कि मैंने चोरी की है, लेकिन आप अगर मेरे भाई को बता देंगे तो वह मुझे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए आप इतना करें कि मैं इस विषय में ना बताएं। अरे, तुमने चोरी की, अपने भाई के खजाने में चोरी की, तुम्हें लज्जा नहीं आती है? अरे लज्जा किस बात की, मेरे भाई ने तो अपना राज्य सारा का सारा अपने लिए ले लिया है। मैं इस राज्य की पुत्री हूँ और मेरे पिता नहीं है। वैसे तो पुत्र और पुत्री का आपस में बंटवारा होना चाहिए, क्योंकि मेरा अभी विवाह नहीं हुआ है। विवाह के प्रबंध के लिए ही मैं इन राजसी खजाने को चुरा रही थी, क्योंकि मैं जिससे प्रेम करने लगी हूँ वह व्यक्ति और कोई नहीं। वह यही कहता है कि जितना धन वैभव तुम लेकर आओगी उतना हमें भविष्य में लाभदायक होगा, इसलिए मैंने ये चोरी की। राकेश ने कहा, मैं तुमसे सत्य बताता हूँ कि तुम्हारे भाई जरा सा भी तुम्हें दंड नहीं देंगे। बस एक बार तुम एक कबूल लो कि तुमने चोरी की है। ऐसा कहते हुए नंदिनी ने कहा, मैं एक बार मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन याद रखना अगर जरा सा भी छल हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अरे विश्वास रखो, विश्वास का भी तो कोई मतलब होता है। जब राजा के पास जाकर राकेश ने पूरी बात बताई तब राजा ने अपनी बहन से कहा, नंदिनी, मुझे तुमसे ऐसी फिक्र नहीं करनी चाहिए थी। तुम तो बताओ, अपना खुद ही विवाह करना चाहती हो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, सौता भाई तो नहीं हूँ जो तुम्हारे विषय में गलत सोचूंगा। इसलिए तुमने जो अपराध किया है उसका दंड तुम्हें मिलकर रहेगा। सैनिकों, नंदिनी को कुछ दिनों के कारागार में डाला जाए, क्योंकि अगर ऐसा कार्य कोई चोर करता है तो मुझे उसको भी दंड देना पड़ेगा। तुमने चोरी का कार्य किया है, इसलिए तुम्हें यह दंड तो मिलकर ही रहेगा। तब राकेश ने कहा, ठहरिए महाराज, आप यह गलत कार्य कैसे करने जा रहे हैं? आपको थोड़ा सोचना चाहिए। आपकी बहन ने बताया कि उसके पिता ने उसके लिए संपत्ति छोड़ी थी जो आपने रख ली है और उसका विवाह होने वाला है नहीं। आप विवाह के विषय में सोचती नहीं है, और जब वह जिससे विवाह करना चाहती है उसके विवाह के लिए तो आप कुछ कहते ही नहीं है। अरे हाँ, विवाह के विषय में बता रही थी, बताओ किससे तुम प्रेम करने लगी हो? अरे यहीं का वह रहने वाला है, वह मंत्री का लड़का ही है, वह भी राजसी परिवार से ही है। तो कल ही मैं तुम्हारी धूमधाम से बारात कर दूंगा। हाँ, ये सही रहेगा। लेकिन दंड तो तुम्हें मिलकर रहेगा। तब राकेश ने कहा, आप दंड रहने दीजिए, दंड के बदले कुछ और ही दे दीजिए। तो मैं ऐसा कहता हूँ, विवाह के 1 वर्ष तक तुम मेरे राज्य में नहीं आओगी, यही तुम्हारा दंड है। ऐसा सुनकर भाई ने अपनी बहन का विवाह करने का सोचा और कुछ दिनों के पश्चात उसका विवाह संपन्न करा दिया। ऐसा जब राकेश की बहादुरी को देखा तब राजा ने कहा, मैं तुम्हें अपने मंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ, इसलिए इस राज्य में जो भी घटनाएं होंगी वह तुम्हारी निगरानी में होंगी, और मैंने तुम्हें विश्वास दिलाया है, इसलिए तुम भी मुझे विश्वास दिलाते रहना। हाँ,
राकेश ने अपनी नौकरी पक्की कर ली और उस राज्य में रहने लगा। असल में बात यह थी, यह राज्य काम्पिल्य राज्य था। जिस राज्य से राकेश अपने मित्र को धोखा देकर आया था, वह राज्य इस राज्य से कुछ ही कदम दूरी पर था। लेकिन उस राज्य में राजा भानु और इस राज्य के राजा इंद्रदेव बहुत ही ज़्यादा परम मित्र थे। इस मित्रता के कारण इंद्रदेव एक बार प्रतापगढ़ के राजा के पास मिलने के लिए गए और मिलने के पश्चात उन्होंने देखा कि उस राज्य में एक सेवादार है जो बहुत ही निष्ठा के संग कार्य करता है। और उस निष्ठा को देखकर कहने लगे, वैसे इस राज्य में मैंने सब चीज़ें देखी हैं और सभी में निष्ठा देखी है, लेकिन यह तुम्हारा कार्यकर्ता बहुत ही ज़्यादा निष्ठा के संग कार्य करता है। इसलिए मैं तुमसे अपनी मित्रता के स्वरूप में कुछ मांगना चाहता हूँ। अरे मित्र, बताइए क्या मांगना चाहते हैं? मैं इस सेवक को मांगना चाहता हूँ जो तुम्हारे इस राज्य में पूर्ण निष्ठा के संग कार्य करता है। अरे यह बहुत ही ज़्यादा मेहनती व्यक्ति है, इसका नाम लल्लन है। लल्लन बहुत ही ज़्यादा काम करने में निपुण है और वह अपने राज्य में एकदम स्वच्छता का अभियान चला रहा है। तभी तो मैं कहता हूँ, मित्र हो तो इतना कार्य तो कर सकते हो। तब लल्लन को बुलाकर राजा ने कहा, लल्लन, वैसे हमारे यह मित्र इंद्रदेव है, यह चाहते हैं कि तुम इनके राज्य में जाकर इनकी सेवा करो। महाराज, मैं इस राज्य में रहकर खुश हूँ। आपसे मुझे कोई अपराध बन गया हो तो दंड दे दीजिए, लेकिन इस राज्य से दूर ना कीजिए। एक राजा की बात नहीं मानते हो? यह राज आदेश है, इसलिए तुम्हें इसी समय इंद्रदेव राजा के संग जाना चाहिए। ऐसा सुनकर लल्लन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, क्या करूं, मेरा भाग्य ही ऐसा है। मित्र धोखा देता है तो कभी राज्य का राजा ही धोखा दे देता है। महाराज, मेरी पत्नी है, उससे मैं मिलकर आपके इन मित्र के संग चलने के लिए राजी हो जाऊंगा। तब लल्लन अपनी पत्नी के पास जाता है और कहता है, चंपा, वैसे मैं तुमसे क्या कहूँ, राजा ने मुझे अपने राज्य से निकालने के लिए और मित्र के संग जाने के लिए कहा है, इसलिए मैं इस राज्य में तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। कुछ दिनों के पश्चात मैं तुम्हें बुला लूँगा, लेकिन बाहर का वातावरण कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसे वहाँ का व्यवहार है, यह मैं देखकर तुम्हें कुछ संदेश दूंगा। उसके पश्चात तुम आ जाना, लेकिन याद रखना, जब भी तुम इस राज्य से निकल कर जाओ तो मुख ढककर ही निकलना। कभी भी अपना मुख मत दिखाना, क्योंकि तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारी सुंदरता के कारण कोई तुम्हें उठाकर न ले जाए। अरे पतिदेव, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? और इस तरह की बातें करने में कुछ नहीं रखा है, इसलिए आप तनिक सा भी चिंता ना कीजिए।
लल्लन इंद्रदेव राजा के संग अपने राज्य से निकल जाता है और जाकर दूसरे राज्य में कार्य करने लगता है। कार्य करते हुए राजा इंद्रदेव ने कहा, वैसे लल्लन, तुम्हारे कार्य को देखकर मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे मंत्री की सलाहकार बन जाओ। अच्छा महाराज, जो आपकी आज्ञा वह दीजिए। जब लल्लन को मंत्री के पास ले जाया गया तब लल्लन ने सोचा, इस व्यक्ति को देखकर क्यों लगता है कि मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ। तब राकेश ने सोचा, अरे यह तो लल्लन है, मेरा बचपन का लंगोटिया यार, और यहाँ पर कैसे आ गया। तब इंद्रदेव राजा से बोला, राकेश, महाराज यह व्यक्ति कौन है और आप कहाँ से निकल आए हैं। अरे लेकर आया हूँ, इसका नाम लल्लन है और यह तुम्हारे संग सलाहकार का कार्य करेगा। अच्छा महाराज, तो ठीक है। अब तो राकेश के मन में चिंता होने लगी और सोचने लगा, अगर लल्लन ने जरा सा भी मुझे पहचान लिया तो वह तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। और रही बात राज्य में तो मुझे घुसने को भी नहीं मिलेगा, कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। जब राकेश लल्लन के कमरे में जाता है और देखता है कि राकेश किसी का चित्र देखकर उसके सामने बड़बड़ा रहा है, अरे चंपा, तुम बहुत दिन हो चुके हैं, तुमसे नहीं मिला हूँ, तुम्हारे हाथ की रोटियाँ भी नहीं खाई हैं, तुम्हारी याद बहुत आती है। यह देखकर राकेश ने सोचा, क्यों ना ऐसा हो, इस राज्य से ही मैं इसे निकलवा दूं और इस स्त्री से यह बातें करता है इसके विषय में ही मैं राजा से जाकर कह दूं। तब इंद्रदेव राजा के पास जाकर राकेश ने कहा, महाराज, जिस सेवक को आप इस राज्य में लेकर आए हैं वह तो बहुत ही ज्यादा दुष्ट है, क्योंकि वह दिन रात एक स्त्री का तस्वीर देखता रहता है। क्या, स्त्री की तस्वीर? हाँ महाराज, उसकी तस्वीर देखता रहता है और वह उसी के संग बातें करता रहता है। इस राज्य में किसी से उसका बोलना चालना नहीं होता है। यह तो बात ठीक नहीं है। तब राजा इंद्रदेव और राकेश लल्लन के पास जाकर कहते हैं, लल्लन, वैसे तुम यह किसकी तस्वीर लिए बैठे हो? अरे महाराज, यह मेरी पत्नी चंपा की तस्वीर है, क्योंकि इस राज्य में आने से पहले मैंने चंपा से कहा था कि मैं इंद्रदेव राजा के राज्य में जा रहा हूँ, इसलिए तुम अपने उसी राज्य में रहो। मैं जिस राज्य में बचपन बिताया उसी राज्य में अपनी पत्नी को छोड़कर चला आया। अरे महाराज, यह पत्नी नहीं है, यह तो एक नृत्यांगना है जो बहुत ही दिनों से सुंदर सुंदर व्यक्तियों को अपना मनोरंजन का शिकार बनाती है। इसलिए महाराज, मैं सच कहता हूँ, यह एक नृत्यांगना के बीच में फंस गया है और आपके राज्य को भी डुबा देगा। आपने इसे मेरा सलाहकार बनाया है, इसे तो इस राज्य से निकाल देना चाहिए। ठहरो, पूरी बात को पता कर ही कोई राजा निर्णय करता है, और इस निर्णय को सुनने के पश्चात ही मैं तुमसे कहता हूँ कि मैं लल्लन को ऐसे इस राज्य से नहीं निकाल सकता हूँ। राकेश ने सोचा, ज्यादा कुछ कहा तो राजा समझ जाएगा। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही फिर से लल्लन को वही कार्य करते हुए देखा। लल्लन को देखकर राजा से फिर जाकर कहा, महाराज, जिसको आप लेकर आए हैं वह दिन रात तो उसी की तस्वीर देखता रहता है और फिर इस राज्य में मेरा सलाहकार दूसरा होना चाहिए। कृपा करके उसको इस राज्य से निकाल दीजिए। ऐसा कहते हुए राजा ने कहा, मैं इस राज्य से उसे तो नहीं निकाल सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास पक्का सबूत है। हाँ महाराज, मेरे पास पक्का सबूत है। जिस नृत्यांगना को वह देखता है ना, उस नृत्यांगना को मैं लेकर आ सकता हूँ। अच्छा, तो बताओ कैसे लेकर आ सकते हो? अरे इसी को भेजिए उस नृत्यांगना को लेने के लिए। तो लल्लन के पास राजा जाते और कहते हैं, वैसे यह नृत्यांगना रहती कहाँ है? अरे महाराज, यह नृत्यांगना नहीं है, यह तो मेरी पत्नी चंपा है। बस
मुझे राकेश ने सब बता दिया है। तुम रात्रि से सुबह सुबह से इसी चित्र को देखते रहते हो और मेरे सलाहकार के रूप में तुम बहुत ही ज़्यादा दुष्ट कार्य करते हो, इसलिए मैं तुम्हें कारागार में डलवा देता हूँ, क्योंकि तुमने मेरे संग छल किया है। मैं तुम्हें तुम्हारे राज्य से इसलिए लेकर आया था कि तुम वहाँ पर निष्ठा के संग कार्य करते थे। ऐसा सुनकर लल्लन बहुत ही ज्यादा क्षमा मांगता है, लेकिन राजा नहीं मांगते हैं। इधर से कारागार में डलवाने के पश्चात राकेश सोचता है अब तो इसका पता साफ ही हो गया है, अब मुझे क्या लेना देना। तब राजा आकर कहते हैं वैसे जिस नृत्यांगना के नृत्य की बात कर रहे थे, मैं चाहता हूँ कि मैं एक राजा होने के नाते उसका नृत्य देखना चाहता हूँ, और उस नृत्य के साथ ही मैं देखना चाहता हूँ कि वह नृत्यांगना कितनी सुंदर है। अरे महाराज, उस नृत्यांगना का नृत्य देखने की क्या आवश्यकता है, आपके पास तो पहले से ही बहुत सी नृत्यांगना है। अरे मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उस नृत्यांगना को उस राज्य से लेकर आओ और उस राज्य में देखना कि उस राज्य की स्त्रियों में से कोई ऐसी स्त्री है जो नृत्यांगना है। महाराज, जो आप कहते हैं वैसा ही सही। राकेश अपना वेश वैसे ही बदला हुआ होता है, इसलिए उसी राज्य में फिर से जाता है और पूरे राज्य में घूमने के पश्चात देखता है कि वह नृत्यांगना कहीं पर नहीं है। ऐसा सोचकर राकेश आकर अपने राजा से कहता है, महाराज, जिस नृत्यांगना को वह लल्लन देखता है वह तो उस राज्य में है ही नहीं, क्योंकि कुछ ही दिन पश्चात वह मारी गई, इसलिए अब मैं कहाँ से उसे लेकर आऊँ। राजा ने कहा, ऐसा संभव नहीं। इधर से लल्लन जिस कारागार में बंद होता है, एक सैनिक से आकर कहता है, सैनिक भाई, मैं आपसे कहना चाहूँगा, आप भी मनुष्य हैं, मैं भी मनुष्य हूँ। इस मनुष्यता के नाते आप मेरा एक कार्य करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा ठीक होगा। तब सैनिक ने कहा, बताओ क्या कहना चाहते हो, इतनी सी मनुष्यता मैं भी रखता हूँ, बताओ। अरे मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक पत्र लिख कर देता हूँ और उस पत्र को ले जाकर तुम मेरे राज्य में पहुँचा देना। अच्छा, कल मेरा एक सैनिक जाएगा प्रतापगढ़ के लिए, तो मैं उससे तुम्हारा पत्र दे दूंगा। बताओ क्या पत्र देना चाहते हो। तब लल्लन ने एक पत्र लिखा और उस पत्र को अपनी पत्नी को देने के लिए कहा। तब लल्लन की उस पत्र को लेकर एक सैनिक चंपा के पास जाता है और कहता है, यह तुम्हारे पति का दिया हुआ है और इस राज्य से निकलने के पश्चात वह इंद्रदेव राजा के राज्य में न रहकर ही कारागार में रह रहे हैं। जब उसने उस पत्र को खोला और पत्र में देखा और उसमें साफ साफ लिखा था, पत्नी चंपा, मैं कुछ छली और कपटी लोगों ने मेरे संग छल किया है, इसलिए मैं इस राज्य में कारागार रूप में हूँ। तुम मुझे छुड़ा सकती हो क्योंकि एकमात्र तुम ही ऐसा सबूत हो जिसे मैं तुम्हें बता सकता हूँ। जो मैं तुम्हारी तस्वीर लेकर गया था, उस तस्वीर को मैं दिन रात देखा करता था और उस तस्वीर से किसी ने तुम्हें नृत्यांगना का एक रूप देकर ऐसा कार्य किया जिससे मैं इस कारागार में हूँ। और याद रखना, जैसा मैंने कहा था कि तुम अपना मुंह पर कुछ कपड़े और रखकर बांध कर आना, तो ऐसा ही करना। चंपा ने यह बात सुनी। अच्छा, मेरे पति लल्लन बहुत ज़्यादा तकलीफ में है, तो उनकी इस तकलीफ
चंपा भी उस राज्य में पहुंच जाती है और राजा से जाकर गुहार करती है। राजन, मैं आपके जो मंत्री राकेश हैं उनसे मिलना चाहती हूँ। राकेश को बुलाया जाता है। राकेश जी, आप मुझे भूल गए क्या? हाँ बताओ, कौन हो? राकेश, पहचाना? क्या तुमने पहचान लिया मुझे? अरे कौन हो? मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। और किसकी बात कर रही हूँ? अरे मैं वही चंपा हूँ जो नृत्यांगना हूँ, और तुम मेरे नृत्य को देखकर वाह वाह करते थे। कौन सी नृत्यांगना? मैं किसी नृत्यांगना को नहीं जानता हूँ। महाराज, ये झूठ बोल रहे हैं। यह मेरा नृत्य देखने के लिए रोज आया करते थे प्रतापगढ़, और मैं इन्हें नृत्य दिखाती थी। अभी हाल ही में, ये कल परसों में मेरे नृत्य को देखने के लिए गए थे। क्या? ये सच सच बताओ, कौन है? तब राकेश ने कहा, मैं इन्हें नहीं जानता हूँ महाराज। तब उसने अपना कपड़ा हटाया और कहा, मैं सच सच बताती हूँ, जिस लल्लन को आपने कारागार में डाला है वह मेरे पति हैं और मैं उनकी पत्नी चंपा हूँ। जिस चित्र को वह देखते थे वह मेरा ही चित्र था। तब राजा ने लल्लन के कक्ष से उस चित्र को मंगाया। चित्र को देखकर और उसको देखकर कहने लगे, सच में राकेश, तुमने तो बहुत ही बड़ा छल किया है। छल करने के पश्चात तुमने तो बहुत ज्यादा छल किया, इसलिए तुम्हें कारागार में डाला जाता है। यह बात सुनकर राकेश ने कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं सच सच बताता हूँ। आज मैं अपनी गलती को एहसास करता हूँ। बचपन में की हुई गलती आज मेरे ऊपर सवार हुई है। इनके पति जो लल्लन है वह मेरे मित्र थे, और मित्रता के कारण मैं मेरे संग ही रहा करते थे। एक दिन मैंने उन्हें नदी में धक्का दे दिया, जिसके कारण मैं इस राज्य में आ गया हूँ। जब लल्लन को सारी बात पता चली तब लल्लन ने कहा, जैसी कहनी वैसी भरनी, इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हैं ना, अगर तुम बुरा करोगे तो समय तुम्हारा बुरा ही करेगा। राकेश ने कितना अच्छा मौका होते हुए भी गवा दिया, और आज राकेश कारागार में बंद हो गया।